ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हुई है और सुभाष यादव के 2 ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है। 70 से 80 अधिकारी जो हैं वो इस छापेमारी में लगे हुए हैं। दानापुर स्थित मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स में कार्रवाई हो रही है। कॉम्प्लेक्स में 8 फ्लैट सुभाष यादव के बताए जा रहे हैं। सुभाष यादव लालू यादव के करीबी बताए जाते हैं। इस वक्त कार्रवाई चल रही है। बड़ी खबर यह है कि बालू माफिया सुभाष यादव के कई ठिकानों पर एक साथ इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। सुभाष यादव के 2 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है और 70 से 80 अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और जो मरछिया कॉम्प्लेक्स है जहां कार्रवाई चल रही है वहां पर मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा। सीधा रुख करते हैं आशुतोष का। आशुतोष, बताएं कार्रवाई जो हो रही है वो क्या कुछ पता चल पाया है और कितने बजे कार्रवाई शुरू हुई? देखिए, तो थोड़ा अपडेट मैं आपको कर दूं। 2 ठिकानों नहीं, लगभग 5 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और तस्वीर भी हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। जो कार्रवाई अभी चल रही है, तमाम सुरक्षाकर्मी भी यहां मौजूद है और सुभाष यादव का यह आवास है और इसी आवास में अभी सुभाष यादव भी है और तमाम अधिकारी जो आईटी के अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ऊपर आवास के ऊपर तक सुरक्षाकर्मी यहां तैनात कर दिए गए हैं और तमाम दस्तावेज जो है उनको खंगाला जा रहा है। इसमें जिन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है उनमें मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स का भी नाम शामिल है और ये बताया जा रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स में राबड़ी देवी के नाम से कई अपार्टमेंट जो है वो खरीदे गए थे और सुभाष यादव ने उन अपार्टमेंटों को बनवाया था। हालांकि ये कहानी तब शुरू होती है जब ब्रॉडसन कंपनी, चूंकि सुभाष यादव ब्रॉडसन कंपनी चलाते थे और बालू का जो टेंडर था उन्हीं के पास था। हमारे साथ इस्तियाक हैं जो संवाददाता है दानापुर के, वो लगातार तमाम गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। ब्रॉडसन कंपनी पर कार्रवाई के बाद क्या लगता है आगे की कार्रवाई अब शुरू हुई है? जी, बता दें, जिस तरह बालू पर ब्रॉडसन कंपनी को जिस तरह से हटाया गया था और उनके तमाम जो भी उससे जुड़े हुए लोग थे उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के बाद फिर केस चला था। केस के दौरान फिर इन लोगों को ही सरकार टेंडर दे दी थी। जो ब्रॉडसन कंपनी को फिर से टेंडर खनन का मिल गया था और उसी को लेकर ये छापेमारी चल रही थी कि आखिरकार जो 5 ठिकाने हैं इनके, जैसे गैस गोडाउन है, आपको पेप्सी फैक्ट्री है, पानी फैक्ट्री है, मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स और यहाँ मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें तकरीबन 94 अपार्टमेंट हैं जो राबड़ी देवी के नाम से बना पड़ा है। उसमें 8 अपार्टमेंट इनके नाम से बुक किया गया था। जो उसी को लेके फाइनेंशियल जो सपोर्ट था इनका, उसको लेके कहीं ना कहीं ईडी का छापेमारी चल रहा है और इन तमाम बिंदुओं पे वो जांच कर रही है। 5 ठिकाने पे क्या दस्तावेज मिल पाता है ये तो वो अधिकारी ही बता पाएंगे, बाहर निकलने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल अभी तकरीबन 70 के संख्या में फोर्स के साथ 9 अधिकारी मौजूद हैं यहाँ जो तमाम ठिकानों पे छापेमारी कर रहे हैं। ये कार्रवाई की सूचना कब मिली? सुबह ही सारे अधिकारी यहाँ पहुंच चुके थे तमाम छानबीन के लिए? जी, जैसे 11 गाड़ी से तकरीबन 8:20 के आसपास यहाँ टोटल अधिकारी पहुंच गए थे और वो सबसे पहले मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स में छापेमारी किए। फिर हर ठिकानों पर 2-2 गाड़ियां इनकी लग गई थी और जैसे जैसे अधिकारी एक जगह को खंगाल के दूसरी जगह आते जा रहे हैं और वो छापेमारी कर रहे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। ब्रॉडसन कंपनी पर तो सरकार ने रोक लगा दिया था, उस पर बैन लगा दिया गया था। फिर सुभाष यादव हाईकोर्ट गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था? देखिए, जिस तरह ब्रॉडसन को ब्लैक लिस्टेड किया गया था सरकार के द्वारा खनन को लेकर, लेकिन इनका लगातार ये मानना था कि जो ब्रॉडसन के डायरेक्टर थे, एमडी थे, उनका ये मानना था कि हम जायज हैं, हम नाजायज तरीके से खनन नहीं कर रहे हैं। जो लोग खनन करते थे नाजायज तरीके से उनके खिलाफ हमने कई बार एफआईआर भी दर्ज किया है, सरकार को इसकी जानकारी भी दी है, जिसको लेकर ये हाईकोर्ट गए थे और अंततः सरकार को फिर झुकना पड़ा। हाईकोर्ट का फेवर इनके फेवर में आया रिपोर्ट और फिर से इन्हें टेंडर दी गई, जिसके तहत ये जो राशि होती है वो सरकार को जमा करके फिर से उस खनन को ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खनन से ही जोड़ के इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। हालांकि सुभाष यादव का ये कहना है कि राजनीतिक, अभी आप दानापुर में मौजूद हैं, इसके अलावा जो कुल 5 ठिकाने हैं उनके बारे में जरा बताएं विस्तार से कि ये 5 ठिकाने कौन कौन से हैं? देखिए, 5 ठिकानों में एक मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स का नाम काफी सुर्खियों में आया है। वो काफी चूंकि राबड़ी देवी से नाम जुड़ा हुआ है। इसके अलावा पेप्सी फैक्ट्री के पास छापेमारी चल रही है। कुल एक गैस फैक्ट्री है, वहां पर भी सुभाष यादव का बताया जाता है रेसिडेंस है और वहां पर भी छापेमारी चल रही है। वहां भी दस्तावेज जो खंगाले जा रहे हैं। कुल 5 ठिकाने हैं जहां के दस्तावेज देखे जा रहे हैं और ये जो पूरी कार्रवाई है, कहीं ना कहीं जो कार्रवाई शुरू हुई थी, आपको याद होगा कि जिस तरह से बालू का मामला सामने आया था और ये बताया
बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था कि बालू के जरिए जितना फाइनेंस होता है लालू प्रसाद यादव को वो सुभाष यादव के थ्रू होता है, और सुभाष यादव काफी करीबी माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के। तो यही वजह है कि अब जो है वो शिकंजा कसने की तैयारी का जो, हालांकि एक कोशिश जो शुरू हुई थी। आशुतोष, इसमें ये भी एक सवाल है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुभाष यादव के ठिकानों पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन इस मरछिया देवी कॉम्प्लेक्स में राबड़ी देवी के नाम से बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो इस कार्रवाई का क्या उससे भी कुछ लिंक है? क्या उन फ्लैट्स में भी सुभाष यादव के पास उसकी चाबी है या क्या कुछ पता चल पाया है? देखिए, ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी। आपको याद होगा कि जब सरकार बनी थी उससे पहले ही सुशील मोदी ने यह कहा था कि जितने भी लालू प्रसाद यादव की संपत्ति से जुड़े मामले हैं उन तमाम चीजों को लेकर वो आईटी के पास, ईडी के पास, तमाम सीबीआई के पास, तमाम जगहों पर आवेदन देंगे। और उसी में से एक आवेदन सुभाष यादव की कंपनी के खिलाफ भी था जिसको आईटी के पास भी भेजा गया था, और उसी के तहत कार्रवाई अब हो रही है। और चूंकि बालू खनन से जुड़ा जो मामला था उसमें सरकार ने ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया था इनकी कंपनी को, लेकिन बाद में जब नियमों को देखा गया तो हाईकोर्ट ने जो स्टे की बात करें वो स्टे जो है वो हटा दिया था, और कुछ अधिकारी जो है वो निकल रहे हैं, और जो प्रक्रिया है वो अपने अपने तरीके से प्रक्रिया वो तमाम यानी अभी लग रहा है कि कार्रवाई चलेगी, क्योंकि जितने संख्या में अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और जिस तरह से यहां पर सुरक्षा दस्ता बुलाया गया है उससे लगता है आशुतोष की कार्रवाई अभी लंबी चलेगी। तो हम जानकारी इस पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो दानापुर से ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे थे जहां पर कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। रुख करेंगे अगली खबर का। औरंगाबाद में डीएम के ठिकानों पर छापा हुआ है, सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। एनटीपीसी के 2.5 करोड़ किसानों को मुआवजा देने का यह मामला है। भुगतान से संबंधित गड़बड़ी को लेकर छापेमारी हुई है। सभी बॉडीगार्ड्स जो हैं डीएम के, कलेक्टर के, उन्हें आवास से बाहर निकाल दिया गया है। तो औरंगाबाद के जो कलेक्टर हैं उनके ठिकानों पर, उनके घर पर, आवास पर यह कार्रवाई हो रही है। सीबीआई की टीम पहुंची है छापेमारी के लिए, और एनटीपीसी के तहत किसानों को जो मुआवजा देना था एनटीपीसी की तरफ से उसका मामला है ये। भुगतान से संबंधित कुछ गड़बड़ी है जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। जो कलेक्टर आवास में जितने भी सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जो बॉडीगार्ड्स हैं, उन सबको आवास से फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर कलेक्टर आवास, डीएम आवास के बाहर की तस्वीरें जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है कार्रवाई के लिए। किसानों को मुआवजा देने का मामला है, उस भुगतान राशि में कुछ हेरफेर है, गड़बड़ी का मामला है, और इसको लेकर डीएम के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची है। वहां पर कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, और जो डीएम आवास में जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, जो डीएम के, कलेक्टर के जो बॉडीगार्ड्स हैं, उनको आवास से फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है, और तब ये कार्रवाई चल रही है। जी मीडिया संवाददाता मनीष औरंगाबाद से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पाई है कार्रवाई के बारे में? जी बिल्कुल, जो यहाँ 15 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची है और डीएम कमल तनुज के आवास पर ये छापेमारी की जा रही है, और फिलहाल सभी कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया है, और टीम जो है वो जांच कर रही है। अंदर दरवाजा बंद कर टीम जांच में जुटी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है। सीबीआई की टीम वहां पहुंची है, लगभग 15 सदस्यीय टीम है। खगड़िया जिले के गोगरी राष्ट्रीय इंटरमीडिएट विद्यालय परीक्षा केंद्र पर अभिभावकों और छात्रों ने पथराव किया है। दरअसल देरी होने के चलते सुरक्षाकर्मियों ने 15 परीक्षार्थियों को गेट पर रोक दिया, जिसके बाद अभिभावक और छात्र भड़क गए, हंगामा करने लगे। गुस्साए अभिभावकों ने सड़क जाम कर परीक्षा केंद्र पर पथराव शुरू कर दिया। जानकारी के बाद बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। मौके पर गोगरी एसडीएम संतोष कुमार, एसडीपीओ समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खगड़िया की तस्वीरें हैं, गोगरी की, जहां पर राष्ट्रीय इंटरमीडिएट विद्यालय परीक्षा केंद्र पर अभिभावकों और छात्रों ने पथराव किया है। देरी होने के चलते सुरक्षाकर्मियों ने 15 परीक्षार्थियों को गेट पर रोक दिया था, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। जी मीडिया संवाददाता हितेश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। हितेश, बताएं क्या कहना है अभिभावकों का, और परीक्षार्थी जो लेट हुए हैं क्या वो परीक्षा दे पाए या नहीं?
जी, आपको बता दें कि ये राष्ट्रीय उच्च विद्यालय पे परीक्षा केंद्र पे बना हुआ था और ये 15 छात्र 10 मिनट के बाद जो है पहुंचे हैं, जो कि बिहार बोर्ड का गाइडलाइन है कि 10 मिनट के बाद परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट के बाद अगर जो भी पहुंचेंगे उसे गेट के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उसी में जो है सुरक्षा कर्मियों ने इन लोगों को रोक दिया। उसके बाद परीक्षार्थी ने जो है रोड जाम कर दिया, गोगरी पर्वता रोड को जाम कर दिया। उसके बाद स्थानीय एसडीपीओ, एसटीओ और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे और जिसके बीच नोक-झोंक हुई है। उसके बाद जो है दोनों के बीच पथराव हुआ, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया। लेकिन ये लोग जो परीक्षार्थी हैं उनसे परीक्षा नहीं देने दिया गया है और एसडीओ का साफ तौर पर कहना था कि जो भी परीक्षार्थी हैं वो लेट पहुंचे, इसलिए बिहार बोर्ड का गाइडलाइन के कारण नहीं दिया जाएगा इन लोगों को एग्जाम देने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल परीक्षार्थी जो हैं वो लेट से पहुंचे और 10 मिनट से ज्यादा देर होने पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं है और यही किया सुरक्षा बल ने। लेकिन वहां सुरक्षा कर्मियों के रोकने पर भड़क गए स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कोरियाई प्रायद्वीप इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है क्योंकि इस वक्त वहां से जश्न की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, विंटर ओलंपिक की ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि सर्दी में हो रहे इस खेल के आयोजन ने दुश्मन देशों के रिश्तों में गर्माहट ला दी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक ये गर्माहट बनी रहती है, क्योंकि मेजबान दक्षिण कोरिया वो धुरी बन चुका है जिसके इर्द गिर्द सुपर पावर भी है और तानाशाह का देश उत्तर कोरिया भी। बमबाजों की लेडी पॉलिटिक्स, किम की बहन ने किया आगाज, ट्रंप की बिटिया देंगी अंजाम, दक्षिण कोरिया को फुसलाने की। दक्षिण कोरिया एक ऐसी धुरी बन चुका है जिसके इर्द गिर्द अमेरिका और उत्तर कोरिया दोनों घूम रहे हैं। अमेरिका भी दक्षिण कोरिया को अपने पाले में रखना चाहता है और किम जोंग भी दक्षिण कोरिया को फुसलाकर अपना बनाकर रखना चाहता है। किम के सामने मजबूरी है और अमेरिका के सामने सामरिक शक्ति की पकड़ को मजबूत बनाए रखने की चुनौती, क्योंकि किम पर शिकंजा कसने के लिए उसके देश के नजदीक अपनी सैन्य शक्ति को बनाए रखना एक तरह की स्ट्रेटजी है। विदेशी अखबारों की मान लें तो इसीलिए पहले किम जोंग ने अपनी बहन को दक्षिण कोरिया में विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए भेजा था। किम का पलड़ा मजबूत हो रहा था, दक्षिण कोरिया और किम के बीच के रिश्ते भी मजबूत हो रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ने अपनी अगली चाल चल दी है। अमेरिका दक्षिण कोरिया में चल रहे विंटर ओलंपिक के समापन समारोह में खास मेहमान बनाकर इवांका ट्रंप को भेज रहा है। इवांका ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं और सामाजिक कामों और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। इवांका अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप की मदद भी करती है। किम और ट्रंप की दुश्मनी में इवांका की एंट्री। ट्रंप की तरफ से इवांका संभालेगी मोर्चा, किम की तरफ से किम यो जोंग संभाल रही है कमान। किम यो जोंग तानाशाह किम जोंग की बहन है, दो महादुश्मनों की लेडी सेनापति। विंटर ओलंपिक यानी दक्षिण कोरिया में जाड़े के दिनों में खेला जा रहा ये खेल इस बार सियासी अखाड़े में बदल गया है। इवांका ट्रंप के दक्षिण कोरिया जाने की खबर ने ही उत्तर कोरिया की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इवांका विंटर ओलंपिक में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप की सलाहकार इवांका दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ सियोल स्थित उनके कार्यालय में रात्रि भोज भी करेंगी। इवांका की उत्तर कोरिया के अधिकारियों के साथ मिलने की कोई योजना नहीं है। आपको लेडी पॉलिटिक्स के बारे में आगे बताएं उससे पहले कोरियाई सियासत में उबाल लाने वाली डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के बारे में जान लीजिए। खूबसूरत इवांका ट्रंप अमेरिकी मॉडल है और ट्रंप समूह के बिजनेस कामकाज को देखती है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर भी है। साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी अपने पिता यानी अमेरिकी राष्ट्रपति की एडवाइजर भी है।
इवांका ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप की बेटी है और मौजूदा वक्त में उसकी धमक राष्ट्रपति जैसी ही है। 36 साल की इवांका राष्ट्रीय मामलों की जानकार की तरह दिखती है। 23 फरवरी को दक्षिण कोरिया पहुंचेंगी इवांका। राष्ट्रपति मून जे इन के साथ करेंगी भोज। सियोल में मून के कार्यालय पर होगा स्वागत। 23वां विंटर ओलंपिक 9 फरवरी को शुरू हुआ, जो 25 फरवरी तक चलने वाला है। ये इतिहास में सबसे बड़ा विंटर ओलंपिक है। विंटर ओलंपिक खेलों को आयोजित करने वाला पियोंगयांग शहर साल 1994 में नॉर्वे खेलों के बाद सबसे ठंडा शहर है। इस ओलंपिक में 92 देशों के कुल 2925 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खेलों के साथ राजनीति भी खूब हुई। किम के साथ रिश्तों की डोर मजबूत करने की कोशिशें की गई, शांति बहाली के प्रयास हुए, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कई दिनों तक दक्षिण कोरिया में रह चुके हैं। किम जोन की बहन के साथ बैठ भी चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि किम की बहन ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया था। ये विंटर ओलंपिक कूटनीति के दाव पेचों के लिए याद रखा जाएगा। दक्षिण कोरिया ने किम की बहन की मेहमान नवाजी में पैसा उड़ाया। किम की बहन पहली बार दक्षिण कोरिया आई थी और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद $2,20,000 उड़ा दिए। ये पूरा खर्च किम की बहन और उसके साथियों को ठहराने, खाने, घुमाने और यात्रा का है। दक्षिण कोरिया सरकार ने शीतकालीन ओलंपिक के दौरान उनके देश में पहुंचे उत्तर कोरिया के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के हर सदस्य के एक बार के भोजन पर $260 से ज्यादा का खर्चा किया है। इस प्रतिनिधिमंडल में 18 सहयोगी स्टाफ सहित 4 बड़े अधिकारी शामिल थे। इनमें उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग और दल के औपचारिक प्रमुख किम योंग भी थे। प्योंगचांग शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में इस प्रतिनिधिमंडल ने 9 से 11 फरवरी तक दक्षिण कोरिया की यात्रा की। योनहाप समाचार एजेंसी के एकीकरण मंत्रालय के हवाले से खबर दी गई कि इस दौरे पर दक्षिण कोरिया सरकार ने कुल 240 मिलियन वॉन यानी $2,20,000 अमेरिकी खर्च किए। जब किम जोन की बहन 9 फरवरी को विंटर ओलंपिक की ओपनिंग समारोह में दक्षिण कोरिया पहुंची थी, तो पूरी दुनिया में सिर्फ किम जोन और उसकी बहन किम यो जोंग की ही चर्चा थी। दक्षिण कोरिया के अखबार किम की बहन की तस्वीरों से पटे पड़े थे। किम की बहन ने किम को शांत राजा और उत्तर कोरिया को शांति प्रिय देश बताने की पूरी कोशिश की। ये संदेश भी दिया था कि उत्तर कोरिया कभी युद्ध नहीं चाहता और मिलकर विकास के रास्ते पर चलना चाहता है। लेकिन अब दक्षिण कोरिया उसी धरती पर इवांका की एंट्री ने माहौल गर्म कर दिया है और विदेश मामलों की जानकार इसे साधारण दौरा या खेलों के प्रतिनिधित्व से बिल्कुल नहीं जोड़ रहे। ये सीधा सीधा कूटनीतिक दौरा है। अमेरिका दक्षिण कोरियाई धरती पर बना रहना चाहता है, क्योंकि किम को रोकने और उस पर दबाव बनाने के लिए उसके आसपास होना जरूरी है। लेकिन किम ने शर्त रखी थी कि अगर दक्षिण कोरिया अमेरिका को अपनी धरती से भगा देगा तो वो दक्षिण कोरिया से दोस्ती के लिए तैयार है। इवांका का दौरा किम की कूटनीतिक चाल का जवाब हो सकता है और दक्षिण कोरिया को भरोसे में लेकर किम के खिलाफ करने की राजनीतिक कोशिश भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। परमाणु बटन की साधना के बाद उत्तर कोरिया की लेडी पॉलिटिक्स भी खासी चर्चाओं में है और कुछ हद तक कामयाब भी हुई। लेकिन हैरत तो यह है कि दुश्मन को जवाब देने के लिए सुपर पावर ने भी अपना ली है दुश्मन की ही स्ट्रेटेजी। परमाणु बम के बटन वार के बाद लेडी पॉलिटिक्स। किम, ट्रंप एक दूसरे को परमाणु बम से उड़ाने की धमकी दे चुके हैं। तो क्या दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? क्या 21वीं सदी के इसी दशक में हिरोशिमा और नागासाकी को दोहराया जाएगा?
क्या हम एक बार फिर विनाश की दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या एक तानाशाह परमाणु बम का बटन लेकर घूम रहा है? परमाणु बम कैसे चलता है? परमाणु बम का बटन कैसा दिखता है? ये सारे सवाल है जिसका जवाब ढूंढ पाना आसान नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के एटमी हथियार पर जुबानी जंग के बीच एटम बम मजाक बनकर रह गए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे सनकी शासक किम जोंग उन की बातों ने एटम बम को खिलौना बना दिया है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एटम बम के बटन जैसी बचकानी बात ट्विटर पर की तो एक बार में लोगों को लगा कि एटम बम का कोई बटन नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटमी हथियारों को ऑपरेट करने का अलग ही तरीका होता है और वो तरीका आज हम आपको बताएंगे। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रहे इस बैग पर नजर डालिए। इसी बैग से जुड़े हैं परमाणु बम को एक्टिवेट करने के तार। इसी बैग से निकलता है वो आदेश जो तबाही का पैगाम बन जाता है। परमाणु बम चलता कैसे है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले परमाणु बम को चलाने की शक्ति रखने वाले इस बैग के बारे में जान लीजिए। 45 पाउंड का होता है ये परमाणु ब्रीफकेस। हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है ब्रीफकेस। ब्रीफकेस में परमाणु हमले का मॉड्यूल होता है। परमाणु हथियार का बटन दबाने का कोई मतलब नहीं होता। बटन दबाने से कोई परमाणु युद्ध नहीं छिड़ सकता। खास सूटकेस में मौजूदा फॉर्मूले से क्लियर वेपन्स में दर्ज कोड एक्टिव हो जाते हैं। इसके साथ ही इन हथियारों को ऑपरेट करने वाले जिम्मेदार लोगों को भी हरी झंडी मिल जाती है। इसके साथ ही इन हथियारों के हैंडलर्स वक्त और जगह का चुनाव करते हैं और तब जाकर परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रक्रिया बेहद गोपनीय है। सुरक्षा के लिहाज से परमाणु बम से जुड़ी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच पनप रहे इस तनाव के बावजूद ट्रंप के हाथों में वाकई में कोई परमाणु बटन नहीं है। परमाणु हमले को गोपनीय रखा जाता है। इसकी प्रक्रिया बेहद जटिल है, जिसमें सेना के कई अधिकारी शामिल होते हैं और इसके लिए बाकायदा वॉर प्लान तैयार होता है। परमाणु हथियार को लॉन्च करना रिमोट पर बटन दबाकर चैनल बदलने जैसा काम नहीं है। इसमें कुछ खास टर्म भी इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ट्रंप के साथ चल रहे सूटकेस से और क्या हो सकता है वो भी जान लीजिए। काले ब्रीफकेस में एटमी हमला करने के निर्देश होते हैं। किन जगहों को निशाना बनाना है इसकी जानकारी होती है। काले सूटकेस से 900 परमाणु हथियारों से हमला किया जा सकता है। हमले के निर्देश से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी पहचान का एक कोड से वेरीफाई करनी होती है। ये कोड एक बिस्किट पर लिखा होता है। परमाणु युद्ध में बिस्किट और फुटबॉल भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बिना बिस्किट के परमाणु युद्ध नहीं हो सकता। यहाँ तक कि परमाणु मिसाइलें हिल तक नहीं सकती। बिना बिस्किट के हिल नहीं सकती परमाणु मिसाइल। बिना बिस्किट के अमेरिका नहीं कर सकता परमाणु हमला। जिस कार्ड पर परमाणु हथियार एक्टिव करने का कोड होता है उसे बिस्किट कहते हैं। बिल क्लिंटन ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना बिस्किट खो दिया था। बिल क्लिंटन ने बिस्किट को खोने की बात महीनों तक किसी को नहीं बताई थी। बिस्किट एक खास तरह का कार्ड होता है जो काले रंग के ब्रीफकेस में मौजूद होता है और इसी कार्ड पर एक कोड लिखा होता है जिसको ब्रीफकेस में मौजूद लैपटॉप जैसी दिखने वाली मशीन के भीतर दर्ज करना होता है, जिसके बाद परमाणु हथियारों को एक्टिव करने का एक चरण पूरा होता है। बिना इस बिस्किट के परमाणु हथियार हिल तक नहीं सकता और हजारों परमाणु बम होते हुए भी अमेरिका की पावर किसी काम की नहीं रह जाएगी। बिस्किट के बाद बिना फुटबॉल के भी अमेरिका उत्तर कोरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिर परमाणु हमलों के बीच फुटबॉल का क्या काम? फुटबॉल परमाणु हमले में क्या कर सकता है ये भी हम आपको बताएं। लेकिन बिना फुटबॉल के परमाणु हथियार होने और न होने दोनों बराबर हैं, क्योंकि बिना बिस्किट के परमाणु हथियार चल ही नहीं सकते। न्यूक्लियर फुटबॉल के बिना परमाणु हमला संभव नहीं। बराक ने ट्रंप को दिया था फुटबॉल। उसी फुटबॉल में मौजूद है परमाणु शक्ति का संचालन।